नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कछवाहा राजवंश। ठीक है, कछवाहा राजवंश को शुरू करेंगे। इससे पहले बता दूं कि जो विद्यार्थी पहली बार क्लास देख रहे हो उन्हें यह बता दूं कि अभी तक सारी क्लासेस आप लोगों को ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, और इतिहास में भी तकरीबन बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं। बीकानेर के राठौड़ वंश को अभी हाल ही में कल पढ़ा है। तो अब कछवाहा राजवंश पढ़ेंगे। कछवाहा राजवंश के अंदर देखो, मैं टू द पॉइंट आऊंगा, सीधा ही, बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि जो है जुकाम भी हो रहा है और जितना बोल सकता हूं उतना बोल के पढ़ाई देता हूं, बातें कभी और कर लेंगे। देखो, कछवाहा राजवंश जो है इनका स्पेशली ये अपन देखेंगे ना, तो ये ढूंढाड़ वाले क्षेत्र के अंदर थे। कहां थे? ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में। अब ढूंढाड़ वाला क्षेत्र यानी कि आप ये कह सकते हो, अब आधुनिक तो अपन कह दें कि जयपुर, ठीक है, प्लस अपन कहते हैं दौसा, उस समय का जमवा रामगढ़, ठीक है, और आमेर आदि, यानी आसपास का क्षेत्र। अब ये आ जाता है किसके अंदर? ढूंढाड़ के अंदर आ जाता है। और यहां पे जिस वंश ने शासन किया है वो कछवाहा राजवंश है। मुगलों से पहली बार वैवाहिक संबंध जिसने किया वो भी कछवाहा राजवंश है। ठीक है, यानी कि मुगलों के ज्यादा ये करीब रहे हैं कछवाहा राजवंश। यदि इनके आदि पुरुष की बात करें तो दुले राय इनके आदि पुरुष थे, गोविंद देव जी इनके कुल देवता है ना, अन्नपूर्णा माता इनकी कुल देवी है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो अपन साथ साथ में पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो आप लोगों को शासक पढ़ने हैं उनमें से देखो, एक तो आपको पढ़ना है बारमल पे विशेष ध्यान देना है, मान सिंह पे विशेष ध्यान देना है, मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह। ये मुख्य 5 शासक है जिसमें से अधिकांश प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। मैं सारी चीजें करवाऊंगा, वैसे तो और भी है, जैसे माधो सिंह जी आएंगे उनमें से भी बनते हैं। आगे यहाँ पे जो है आपके दुले राय से बन जाएंगे, कोकिल देव से बन जाएंगे, राजदेव से बन जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो जो बनते हैं वो सारे यहीं से बनेंगे, चिंता मत करो। चलो टावरो शुरू करा। देखो, कछवाहा वंश प्रारंभ में, कछवाहा वंश का क्षेत्र प्रारंभ में यदि आप देखेंगे तो दौसा और इसके आसपास ढूंढ नदी के तराई क्षेत्र में था। इसीलिए क्या कह देते हैं, ढूंढ नदी का जो तराई क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ढूंढाड़। वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़ के अंदर था, ढूंढ नदी होने के कारण ही ये क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। अब ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? ये पूरा का पूरा देखो, ये वाला क्षेत्र ही है। प्रारंभ में दौसा और आसपास था, लेकिन बाद में जो है जयपुर शहर भी बसा है, ठीक है, टोंक तक भी था, थोड़ा सा करौली सवाई माधोपुर का हिस्सा भी आ गया। ये वाला क्षेत्र जो है आपके ढूंढाड़ है। ठीक है, अब देखो टाबो, देखो ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित कर बड़ गुजरों ने दौसा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी ढूंढाड़ पे पहले मीणाओं का शासन था, इस पे किसने अधिकार कर लिया? बड़ गुजरों ने अधिकार कर लिया। एक बार दुले राय नाम का जो व्यक्ति है ये यहां से गुजर रहा था, तब यहाँ के जो स्थानीय शासक और लोग थे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ गुजरों का भी आतंक बहुत ज्यादा हो गया था, तो इन्होंने जो है इनसे, दुले राय से रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो है इनसे निजात दिला दीजिए, तो हम आपको ये क्षेत्र जो है दे देंगे और जो भी आप कहेंगे वैसा करेंगे, हमें निजात दिला दो। तो फिर दुले राय ने बड़ गुजरों को पराजित कर यहाँ पे कछवाहा वंश की नींव रखी। ठीक है, तो पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले यहाँ मीणाओं का शासन था, उसके बाद में बड़ गुजरों का शासन हुआ, बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की नींव रखी गई है। माच नामक एक क्षेत्र था, यहाँ पे माच नामक एक क्षेत्र था, माच के मीणाओं को कहते हैं कि हराया, और उसी क्षेत्र का नाम बाद में क्या रखा? रामगढ़। क्या रखा? रामगढ़ रखा है, जमवा रामगढ़ जिसे कहा जाता है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, पहले बेसिक जान लो, फिर आप लोगों को जहां स्टोरी आएगी स्टोरी बता दूंगा। स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो टाबलो, आपको पूछेंगे राजस्थान में कछवाहा वंश के संस्थापक, तो दुले राय है। कौन है कछवाहा वंश के संस्थापक? कौन है? दुले राय। ठीक है, ध्यान रखना। कछवाहा शासक किसके वंशज कहलाए? तो ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कहलाते हैं, इसलिए इनका नाम पहले कुशवाह और फिर बाद में जो है अपभ्रंश के आधार पे कछवाहा हो गया। ये इस तरीके से ध्यान रखना है, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं अपने आप को। इनका ध्येय वाक्य जो है वो है यतो धर्मस्तो जय। क्या है? यतो धर्मस्तो जय। कछवाओं की कुल देवी अन्नपूर्णा माता, और कछवाहा वंश की जो है दूसरी राजधानी जमवा रामगढ़ रही है। देखो, कछवाहा वंश की राजधानियां मैं आप लोगों को बताऊं क्रमशः, यदि ध्यान रखना है। राजधानियां कौन सी किसने बताई वो आगे बढ़ाई, वो आगे पढ़ेंगे।
लेकिन क्रमशः याद रखना है तो आप लोगों को डीजे पर आज नाचना पड़ेगा। ठीक है, डीजे पर आज नाचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पहली राजधानी कौन सी? दौसा। पहली राजधानी D4 दौसा। J4 जम्वारामगढ़। J4 जयपुर मत कर लेना पहले, क्योंकि जयपुर तो 1727 से पहले बसा ही नहीं था। ठीक है, जयपुर नाम की कोई जगह थी नहीं। तो यहां ध्यान रखना, D4 दौसा, J4 जम्वारामगढ़, फिर आ से आमेर और ज से जयपुर। इस तरीके से इनका क्रम आप लोगों को राजधानियों का याद रखना है। ठीक है टाबरो, देखो इनके अलावा देखो कछवा वंश की दूसरी राजधानी कौन सी बनी है? जम्वारामगढ़। अब कहने का काम नहीं है ना। कछवा वंश के शासक माने जाते थे कौन? गोविंद देव जी। जैसे मेवाड़ वंश में अपन पढ़ते हैं कि एकलिंग जी को शासक मानते थे और यहाँ के जो राजा होते थे वो दीवान कहलाते थे, वैसे ही यहाँ पे सिस्टम था। गोविंद देव जी को शासक माना जाता था और यहाँ के राजा अपने आप को इनका दीवान मानते थे। ठीक है, कछवा वंश की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत जो है वो आमेर का शिलालेख है। इससे प्रमुखतया जानकारी मिल जाती है, तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां से जो है अपने वंशावली प्रारंभ होती है और यहीं से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे प्रथम आदि पुरुष कह दो या प्रथम राजा कह दो या जो भी कह दो आप, दुले राय। दुले राय को मतलब तेजकरण को ही दुले राय के नाम से जानते थे। वास्तविक नाम तेजकरण एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखियो। क्या ध्यान रखो? दुल्हा तेज था। क्या ध्यान रखोगे? दुल्हा तेज था, याद रह जाएगा ना। दूल्हा बड़ा तेज था। ठीक है, तो क्या याद रहेगा? दुले राय तेजकरण नाम था। याद हो गया। कछवा वंश की नींव रखी है और जम्बा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। माच के मीणाओं को पराजित करके यहाँ पे क्षेत्र को जीत कर जम्बा रामगढ़ नामक जगह का भी इन्होंने मतलब बसाया है, जम्बा रामगढ़ जगह को भी, और जम्बा रामगढ़ दुर्ग का भी यहाँ पे निर्माण करवाया है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जम्बा रामगढ़ को। ठीक है, ये वही रामगढ़ है, जम्बा रामगढ़ है, जहां पे कृत्रिम वर्षा का अभी प्रयास किया गया। जम्बाई माता का मंदिर भी बनवाया और मीणाओं के साथ संघर्ष किया है। मीणाओं के साथ संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये माच के मीणाओं से जब ये क्षेत्र छीना, फिर बाद में जो है ये कहीं जा रहे थे, तब माच के मीणा मतलब जो मीणा थे उनसे संघर्ष के समय फिर इनकी हो जाती है मृत्यु। जब इनकी मृत्यु होती है तब इनके पुत्र नहीं होता है। इनकी रानी जो है वो गर्भवती होती है, वो बाद में पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, बाद में पुत्र को जन्म देती है और वो पुत्र कोकिल देव होता है, जिनको कांकल जी, क्या है इनके बहुत सारे नाम है, कांकिल जी भी कहते हैं, कांखिल जी भी कहते हैं, कांखिल जी भी मिलेगा, है ना, काकल देव भी मिलता है, बहुत सारे नाम मिलते हैं। कोकिल देव, कोकिल देव से देखो क्या प्रश्न पूछते हैं, आमेर को राजधानी किसने बनाया, यही प्रश्न पूछते हैं कि आमेर को राजधानी किसने बनाया, कोकिल देव ने बनाया है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना, आपको याद रखना है, आपको हम जो पूरा का पूरा याद रखना है, जैसे तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपको कि आमेर को राजधानी बनाया कोकिल देव, आमेर कोकिल देव, याद है जैसी के रखना बड़ी, और क्या इलाज है। आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया। यहाँ पे ये पढ़ेंगे अपन, तो माच के मीणाओं को हराया था, तो जम्बा रामगढ़ क्षेत्र बसाया था, और यहाँ पे आमेर के मीणाओं को हरा के आमेर को राजधानी बनाया किसने, काकिल देव ने बनाया है, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, शेखावाटी तक अपने विस्तार को बढ़ाया है, और यहीं से इन्हीं से ही इनके वंशज के रूप में ही निकले हैं जो शेखा निकले, उन्होंने शेखावाटी नाम का क्षेत्र बसाया है। शेखावाटी मतलब कछुआओं की देखो नरु का शाखा का संस्थापक कौन था, नरु था, वो इनके वंशज ही हुए, और कछुआओं की शेखावत शाखा का संस्थापक कौन था, राव शेखा था, वो भी इन्हीं के वंशज हुए हैं। तो कोकिल देव के अंदर या कंकिल जी कहना, तो ये चीजें आपने याद रखनी पड़ी। ठीक है टाबरो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चले बढ़े आगे। ओके, देखिए इनके बाद में देखो छोटे मोटे शासक कोई बने हैं तो सवाल नहीं पूछते, तो मैं क्या है कि वो बताता भी नहीं हूं कि एग्जामिनर नहीं पूछे, और अपने अपने मतलब फिर ऊर्जा जो है ऐसे ही व्यर्थ जाए तो मतलब नहीं है। इनके बाद में आप लोगों को याद रखना है राजदेव। राजदेव के कदम बढ़ने लगे और ऐसे बढ़ने लगे कि यहीं से राज तिलक होने लगा। कैसे,
कि इन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया है, जहां पे कछवा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था। यहीं से प्रश्न पूछते हैं, आमेर के कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया है? राजदेव ने करवाया है। कदमी महलों में ही कछवा वंश के शासकों का राज तिलक होता है। जैसे मारवाड़ पढ़ा अपन ने, तो मारवाड़ में एक श्रृंगार चौकी है, ध्यान है, श्रृंगार चौकी पर वहां के राजाओं का राज तिलक होता है। और अपने यहाँ पे कछवा वंश के अंदर क्या याद रखना है? कदमी के महलों में, क से कदमी, क से कछवा, ठीक है। और राज तिलक होता है, राजदेव ने निर्माण करवाया है कदमी के महलों का। ओके, बड़ा सिंपल है। पृथ्वीराज प्रथम 1505 से 1527 इनका टाइम पीरियड रहा है। पृथ्वीराज प्रथम के अंदर आप लोगों को जो प्रश्न पूछते हैं वो ये पृथ्वीराज प्रथम जो है ना, बहुत दूरदर्शी शासक थे। दूरदर्शी कैसे थे कि इनको पता था कि भैया अपने टाबर है 12, तो टाबर आगे अपा हर राजा आदमी आगे जो है राजकाज, पूजा पाठ वगैरह, मतलब राजकाज और शासन के लिए जो है टाबर झगड़ सके आपस में। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग 12 कोटड़ी व्यवस्था कर दी, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया शासन को, कि 12 कोटड़ी व्यवस्था कर दी, 12 कोटड़ी के अंदर बांट दिया और हर एक बच्चे को जो है शासन दे दिया। तो कोई झगड़ा ही नहीं, कोई टंटा ही नहीं। 12 कोटड़ी व्यवस्था की किसने लागू की? तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम पूछेंगे। दूसरी चीज पूछते हैं कि खानवा का जो युद्ध हुआ था, राणा सांगा ने लड़ा था बाबर से, तो खानवा के युद्ध में कछवा वंश से किसने सहायता दी थी? कौन गया था लड़ने? पृथ्वीराज प्रथम गया था। तीसरा, कि बीकानेर की एक राजकुमारी बालाबाई का विवाह कछवा वंश के एक शासक से हुआ, वो किससे हुआ? पृथ्वीराज प्रथम से हुआ। ये 3 चीजें आप लोगों को पूछी जाती है, तो ये तीनों ही ध्यान रखने। और ये ध्यान रखो, ये वैष्णव उपासक थे। तो गलता जी में जो रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना हुई है वो इनके समय हुई है, ठीक है। रामानुज पीठ, जो शैव चतुरदास जी थे, शैव धर्म के उपासक, उनको जो है इन रामानुज संप्रदाय वाले कृष्णदास वयोहरि, इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित करके यहाँ पे रामानुज शाखा की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया है पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज प्रथम लिखा हुआ है ना, या पृथ्वीराज कछवा भी कर सकते हो आप, इससे अच्छी तरीके से याद रहेगा, ठीक है। और बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई से विवाह किया है। इन बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है, आमेर की मीरा कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा ये लीन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पृथ्वीराज कछवा में? 12 कोटड़ी व्यवस्था। आमेर को विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में बंटवा दिया और इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। और पृथ्वीराज कछवा में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो नोट कर लेना इसे अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है बेटा, देखो इसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि बालाबाई के कहने पर पृथ्वीराज कछवा जो था उसने बड़ा पुत्र भीमदेव के होने पर भी भीमदेव को शासक नहीं बना के पूर्णमल को शासक बनाया। रानियों का उत्तराधिकार के अंदर बहुत ज्यादा ही हस्तक्षेप रहता था, क्योंकि देखो आदमी होता था राजा एक और रानियां होती थी बहुत सारी। हर रानी चाहती थी कि मेरे पुत्र को जो है शासक बनाया जाए। तो वो क्या है, बड़ा पुत्र कोई भी है तो फिर जिसपे ज्यादा प्रेम है राजा का उसका कहना मान लेता था राजा, क्योंकि राजा के तो सभी पुत्र हैं। तो बालाबाई के कहने पर शासक बना कौन? पूरनमल। बाद में भीमदेव ने इसे पराजित कर शासन अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। भीमदेव के बाद में शासक बनता है रतन सिंह कछवा। कौन बनता है? रतन सिंह कछवा। रतन सिंह कछवा को राजा के मतलब राजा वाली काम, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं था शासन वगैरह से। उसको तो मतलब यूं था रतन सिंह कछवा को कि भाई मैं राजा, राजवंश में मेरा जन्म हुआ है, ऐस मौज के लिए जन्म हुआ है। बहुत रंगीन मिजाज आदमी, शौक मौज पूरे करने, ठीक है। शासन क्या है अभी अपन जिंदे हैं, जब तक राजा है उसके बाद में चले जाएंगे तो क्या किसने देखा। तो इनका इंटरेस्ट बिल्कुल रंगीन मिजाज व्यक्ति थे। इनका इंटरेस्ट सूरा, सुंदरिया, व्यसन वगैरह इनमें ज्यादा रहा। शासन पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, शौकीन आदमी। भीमदेव के बाद शासक बनता है रतन सिंह, शौकीन मिजाज और रंगीन व्यक्तित्व का था। बाद में इसने शेरशाह की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है
रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सांगा के भाई जिसका नाम क्या था, देखो रतन सिंह के चाचा सांगा थे, उन्होंने सांगानेर कस्बा बताया। और सांगा का ही, इसी सांगा का, ठीक है, राणा सांगा मत कर देना, इसी सांगा का भाई था बारमल। ये शासन हथियाना चाहता था, आमेर का राजा बनना चाहता था। तो इसने क्या किया, रतन सिंह के भाई आस्करण को लालच दिया कि रतन सिंह जो है आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता है, राजा बनने के लायक नहीं है, और इसे जो है राजगद्दी से पदच्युत करो और आपको शासक बनना चाहिए। किसको समझाता है, आस्करण को। इसको लालच देकर अपनी ओर मिला दिया, ठीक है, इसको लालच देकर अपनी ओर मिला दिया। आस्करण क्या करता है, रतन सिंह को हटा देता है शासन से मारकर, ठीक है, और खुद शासक बन जाता है। फिर आस्करण रतन सिंह को मारकर देखो शासक तो बना, लेकिन बारमल बड़ा चालाक था। बारमल ने इस पर आरोप लगा दिया कि इसने तो अपने भाई की हत्या की है, ये शासक बनने के लायक ही नहीं है। ये आरोप लगाकर यह आस्करण को हटा देता है और बारमल शासक बन जाता है। तो बारमल के पास में राजगद्दी कैसे आई है, ऐसे आई है, ठीक है। बारमल ने एक भी अवसर नहीं छोड़ा था जिसको बारमल भुना सकता था, ठीक है। तो ध्यान रखना, आस्करण रतन सिंह को मारकर शासक बना, जिसे बारमल ने हत्यारा बताकर गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन जाता है और स्वयं शासक बना है। अब बारमल को पता है कि अपने को लंबे समय तक राज करना है तो अपने को किसी न किसी बड़ी शक्ति से मिलना पड़ेगा। उस समय सबसे बड़ी शक्ति कौन, मुगल। मुगलों में भी शासक कौन, अकबर। तो देखो अकबर से जो है ये 2 बार मुलाकात करता है और उसके बाद में दूसरी मुलाकात में तो सब मामला सेट। तो आप अभी एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई। ये तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नशा आ जाए, नहीं तो स्टोरियां और भी आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग बनाता। छोड़ रहे फिर भी कुछ नहीं है अपन, है ना। थोड़ी सी स्टोरी मतलब वो सुनाने का तरीका वगैरह वो उस तरीके से होता, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी रह रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने लिए। चलो टावर देखो, इंगे बाद देखो बारमल शासक बनियो है 1547 से 1574। उपाधि या उपनाम पूछेंगे तो अमीर उल उमरा और राजा। अकबर इन्हें राजा जी कहते थे। क्या कहता था अकबर, इन्हें राजा जी कहकर पुकारते थे। अमीर उल उमरा इनकी उपाधि थी। यही उपाधियां भगवान दास को भी दी गई थी। पृथ्वीराज कछवा और बालाबाई का पुत्र था ये भी। आस्करण को हटाकर शासक बना है। आस्करण ने हाजी खां पठान की मदद से आमेर वापस पाना चाहा, लेकिन बारमल ने हाजी खां को बहुत सारा धन देकर अपनी ओर मिला दिया और बाद में आस्करण को नरवर की रियासत देकर संतुष्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नरवर की रियासत पूछी जाएगी। आस्करण को छोटी सी नरवर की रियासत दे दी, जबकि आस्करण तो शासक था, लेकिन आस्करण ने अपने भाई की हत्या की थी। किसके कहने पर की, बारमल के कहने पर की। बारमल ने फिर बाद में इसी का फायदा उठा के इसको हटा के खुद शासक बन गया। हाजी खां पठान से मदद लेके इसने कोशिश भी की कि बारमल को जो है हटाकर आमेर वापस लिया जाए, लेकिन हाजी खां पठान को भी बारमल ने अपने तरफ मिला दिया। मैंने कहा ना, बारमल ने एक भी मौका नहीं छोड़ा जिसको वो बुना सकता था, तो इसने ये किया। अब देखो अकबर और बारमल की मुलाकात कैसे होती है। तो अकबर और बारमल की मुलाकात में सबसे पहले मजनू खां की मदद से अकबर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में मिलता है। अभी इस स्टोरी को समझो, ये लाइन तो एक ही लिखनी है आपको, लेकिन समझो। दिल्ली में मजनू खां इसकी मदद करता है और अकबर जो है उस समय अखाड़े में था उस समय, और मतलब अभ्यास चल रहा था, हाथी के ऊपर बैठा हुआ था अकबर, ठीक है। और हाथी जो है वो उस समय बिगड़ जाता है। हाथी जो है उस समय पागल सा हो जाता है, बिगड़ जाता है। बारमल कुशल योद्धा भी बहुत तगड़ा था और बहुत सारे हुनर जानता था। बारमल ने जो है उस बिगड़े हुए हाथी को अपने सैनिकों और अपने मतलब कुछ चुनिंदा आदमियों और खुद ने जो है उसको कंट्रोल में कर दिया, काबू में किया वापस। एक तरीके से अकबर इंप्रेस हो गया, खुश हो गया। लेकिन उस समय बारमल का ज्यादा कुछ भी सेट बैठा नहीं। खुश हुआ, इनाम दिया, जाना कि कौन है वगैरह के, हाँ ये आमेर के कछवा राजा है वगैरह ये। तो इतनी मुलाकात हुई, तो उस समय ज्यादा मामला बैठा नहीं। दूसरी बार फिर मुलाकात होती है, वो किसके प्रयासों से होती है, चगताई खां की मदद से सांगानेर में मुलाकात होती है। क्या होती है, सांगानेर में मुलाकात होती है। जब सांगानेर में इसकी दूसरी मुलाकात होती है, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है मुगलों से। 1562 के अंदर देखो बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और 1562 में ही 1562 में ही
बहरमल अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह करता है अकबर के साथ। ये वही हरखाबाई है जिसे आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं। क्षत्रियों के अंदर ये होता था कि बड़ी पुत्री जो भी होती थी उनका नाम जोधा रखा जाता था। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, आप जोधाबाई, जोधा अकबर वगैरह सीरियल वगैरह देखते हो, सीरियलों में कुछ नहीं रखा मेरा, ये ध्यान रखना इनका नाम हरखाबाई था। सांबर में इनका विवाह होता है। बहरमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया है। तो ये दो लाइनें आप लोगों को ये बताती है, एक तो अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की इन्होंने, और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। बहरमल ने अपने पुत्र और पौत्र को भी अकबर की सेवा में भेज दिया। पुत्र कौन? भगवंत दास। पौत्र कौन? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह का तो जन्म ही 1550 में माना जाता है, 1550 में ही हुआ है। और 1562 से तो मतलब इसके जो है मुगल सेवा में चला गया था 1562 में। तो अकबर इसको दत्तक पुत्र की तरह कहता था, फर्जंद की उपाधि दी थी। बताता हूं आगे। ठीक है, यहां तक मामला समझ में आ गया बहरमल वाला? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा के टावरों। ओके, देखो अब शासक बनता है कौन? 1574 में भगवान दास। पिता बहरमल की मृत्यु के बाद में शासक बना। अकबर ने 5000 का मनसब दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दिया, राजा की उपाधि भी दी थी, इन्हें भी दी थी। जो बहरमल को उपाधियां प्राप्त थी वो भगवान दास को भी उपाधियां प्राप्त थी, तो ये भी याद रखना आप, है ना। अमीर उल उमरा की भी और राजा की भी उपाधि इन्हें प्राप्त थी। महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल में तीसरे शिष्टमंडल में भगवान दास को भेजा था। दूसरे शिष्टमंडल में कौन गया था? मान सिंह। पहले में कौन गया था? जलाल खां कोरची, JMBT फॉर्मूला याद है ना। तीसरे में कौन गया? भगवान दास गया। क्यों गया? क्योंकि अकबर को यह लगा कि पहले मैंने पुत्र को भेजा है तो महाराणा प्रताप इसलिए नहीं मिला होगा कि भाई पुत्र से क्यों मिला, जब पिता है शासक, तो फिर क्या पिता को भी भेज के देख लेते, तो भगवान दास को भेजा था फिर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अपनी पुत्री, इसने क्या किया? अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया है। सलीम यानी जहांगीर। अब देखो जहांगीर से ये जो मानबाई का विवाह किया, एक मानबाई का विवाह तो होता है जिसे जगत गोसाई के नाम से जानते हैं। सलीम से एक विवाह होता है जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री से, उसे भी मानबाई के नाम से जाना गया, इसे भी मानबाई के नाम से जाना गया। जो जोधपुर वाली मानबाई से पुत्र का जन्म हुआ है सलीम से, वो था खुर्रम, यानी कि जो शाहजहां के नाम से आगे शासक बनता है। और इस मानबाई से जो जन्म होता है जिसका उसका नाम होता है खुसरो, इससे जो जन्म होता है वो खुसरो, और खुसरो को जो है यही मानबाई खुद मार देती है। ठीक है, बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में ये पंजाब का सूबेदार रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहीं पर लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो इसके बाद में आपको पढ़ना है मुख्य शासक जो है वो मान सिंह। मान सिंह का जन्म कब है? 1550 मौजमाबाद दूदू के वहां पड़ता है। ठीक है, कब हुआ है जन्म? 1550 में मौजमाबाद में। 12 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1562 में अकबर का हरकाबाई के साथ में विवाह कब हुआ है? 1562। बहरमल ने अपने पुत्र और पौत्र के साथ में अकबर की अधीनता कब स्वीकार की है? 1562। तो 1562 में 12 वर्ष की अवस्था में ही ये अकबर की सेवा में चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। उपाधियां इसकी फर्जंद, फर्जंद यानी दत्तक पुत्र, फर्जंद यानी दत्तक पुत्र, ये अकबर ही देता है। और मिर्जा राजा की उपाधि दी इसे। मिर्जा राजा जय सिंह अलग है और मिर्जा राजा, यहां पे मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि दी। पूछेंगे कि मान सिंह ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध लड़ा था? तो 1569 में रणथंबोर के विरुद्ध सबसे पहला सैन्य अभियान लड़ा है और वहां के सुरजन हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सर्वप्रथम रणथंबोर अभियान पर गया कब? समय 1569 और सुरजन हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवा दी। ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध द्वितीय शिष्टमंडल और हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। कौन कौन थे हल्दीघाटी के युद्ध में? आसफ खां और ये है ना अपने मान सिंह। ठीक है, चलिए
स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया है। देखो, अकबर ने व्यवस्थित तरीके से 7,000 का मनसब सिर्फ 2 व्यक्तियों को दिया, एक मानसिंह, दूसरा अजीज कोका। अजीज कोका अकबर को जमाई हो, ठीक है, अकबर का जमाई था, दामाद था अजीज कोका, और एक मानसिंह को दिया। 7,000 के मनसब तक ये 2 ही विधिवत व्यवस्थित तरीके से पहुंचे थे, ठीक है। देखो, मानसिंह मुगल साम्राज्य में काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार भी रहा है। ये चीजें पूछते हैं, कहां का सूबेदार नहीं रहा है। 1572 के अंदर ये गुजरात अभियान पे जाता जरूर है अकबर के साथ, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे। गुजरात अभियान पर जाता जरूर है, लेकिन गुजरात का वहां पे सूबेदार नहीं रहा है। सूबेदार कहां, बंगाल, बिहार और काबुल। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इनकी रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंदिरों में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। बंगाल के शासक केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित करवाई, और आमेर में भी स्पेशल जगह याद रखना, जलेब चौक में। कहां पे, जलेब चौक के अंदर स्थापित करवाई। ये जो है इसमें ध्यान रखना, बंगाल में तो अकबरपुर और बिहार में मानपुर नामक नगर बसाया है। और ये प्रश्न पूछा था कि गिद्धौर के पूर्णमल को किसने हराया। गिद्धौर के पूर्णमल को पराजित किया है, ये पूछा गया प्रश्न, ठीक है, पराजित किया किसने, मानसिंह ने, ठीक है ना, ध्यान रखना। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के कलाकारों को लाहौर से आमेर लेकर आए। देखो, ब्लू पोट्री किसके समय में आमेर आई है, तो उसमें ध्यान रखना मानसिंह के समय। ब्लू पोट्री किसके समय में सबसे ज्यादा फली फूली है, तो वो राम सिंह के समय। लाया कौन है, आमेर से, अपने लाहौर से आमेर जो है लाने वाला शासक कौन है, मानसिंह, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर मानसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। कहां पर जाती है, इलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर। इसके दरबारी विद्वान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सॉरी, दरबारी विद्वानों में देखो, पुंडरीक विठल, जगन्नाथ, मुरारीदान, नरोत्तम कवि, सुंदरदास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पुंडरीक विठल की कुछ रचनाएं हैं, रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, ये सारी की सारी पुंडरीक विठल की रचनाएं हैं। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की, और मुरारीदान ने मान प्रकाश की रचना की। मुरारीदान ने मान प्रकाश की रचना की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इनके साथ में ये दरबारी विद्वान भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है टापरो। आज की क्लास में इतनी ही श्रद्धा है कि मैं इतनी ही क्लास ले सकता हूं, आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा, है ना। तो कंटिन्यूटी क्या है, ब्रेक नहीं हो इसके लिए। हालांकि ये भी जो आज का मैटर पढ़ाया है, ये भी लास्ट टाइम 2 क्लास में पढ़ाया था, तो आज आधे घंटे में आपको 1 क्लास में पढ़ा दिया है। उस समय थोड़ी सी स्टोरी वगैरह और बताई थी। अब उसके पीछे यूं है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात है। तो बढ़िया, चलिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो, तो इसीलिए आज की क्लास भी आप लोगों को दे दी है, कल की कल देखेंगे, ठीक है। वैसे शुक्रवार को क्लास आती है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल की क्लास और बढ़िया तरीके से आप लोगों को दी जाए, और अपने जो है क्या कहते हैं, कछुआ वंश अपन कल पूरा कर लेंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी। स्वास्थ्य कितना कैसे रहता है देखते हैं, कल के कल देखेंगे, ठीक है। आज तो पार पड़ गई। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन कल की क्लास में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।